कुछ दिन पहले हमने कविराज शैलेंद्र की एक दर्द भरी कहानी सुनाई थी। उस वीडियो में हमने वादा किया था कि हम कविराज शैलेंद्र की मृत्यु कैसे हुई इस बात का खुलासा करेंगे। आप दर्शकों के बीच बहुत सारे लोग शैलेंद्र की आत्महत्या वाली बात को सच मानते हैं। उनकी मृत्यु आकस्मिक थी या कोई हादसा था? इस सवाल पर आज चर्चा होने वाली है। महान अभिनेता राज कपूर को बदनाम करने के लिए बहुत सारी झूठी बातें फैलाई जाती हैं। शैलेंद्र की मृत्यु का कारण राज कपूर बिल्कुल नहीं थे। अक्सर उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो दोस्तों। आप सुन रहे हैं मेरी यानी अनामिका की आवाज़ आपके अपने चैनल पर, जिसे कहते हैं बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरी। कविराज शैलेंद्र का मानसिक तनाव फिल्म तीसरी कसम के निर्माण से शुरू हुआ था, पर अब वे शारीरिक चिंता से भी गुजरने वाले थे। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह थी डायरेक्टर बसु भट्टाचार्य। तीसरी कसम उनकी दूसरी डिक्टोरियल फिल्म थी। बसु भट्टाचार्य साहब अपने दौर के बहुत बड़े फिल्मकार थे, पर तीसरी कसम के दौरान उनका स्वभाव अन्य लोगों को पसंद नहीं आता था। इतना ही नहीं, वे आधी फिल्म बनाकर गायब भी हो गए थे। जब वहीदा रहमान की गाइड और राज कपूर की संगम की शूटिंग खत्म हुई, तब राज कपूर ने फैसला किया कि वे अपनी दोस्त की फिल्म डायरेक्ट करेंगे। इस काम में उन्हें मुकेश साहब की मदद मिली। मुकेश राज कपूर की जोड़ी ने इस फिल्म की शूटिंग पूरी की और पैकेजिंग के साथ तीसरी कसम को तैयार किया। राज कपूर यहीं रुके नहीं, उन्होंने आरके स्टूडियो में इस फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग आयोजित की, जिसमें सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर्स आने वाले थे। फिल्म तो ठीक ठाक चल रही थी। आखिरी सीन आया और सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स आपस में फुसफुसाने लगे। डिस्ट्रीब्यूटर्स ने राज कपूर को समझाया कि अगर आखिर में हीरो हीरोइन का मिलान नहीं होगा तो फिल्म चलेगी कैसे। राज कपूर को भी ये बात खटक रही थी। इस समस्या पर बात करते हुए राज कपूर ने अपनी फिल्म आहा का उदाहरण दिया और शैलेंद्र के सामने रखा। उस फिल्म का क्लाइमैक्स भी तीसरी कसम इतना नकारात्मक था, इसलिए राज कपूर ने आहा फिल्म का क्लाइमैक्स दोबारा फिल्माया था। पर शैलेंद्र का मानना था कि अगर क्लाइमैक्स बदल देंगे तो फिल्म के नाम का कोई मतलब नहीं निकलेगा। हीरोइन हीरो को नहीं मिलती, इसीलिए तो हीरो तीसरी कसम लेता है। शैलेंद्र फिल्म में कोई भी बदलाव नहीं चाहते थे। उन्होंने फिल्म के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु को अपनी दुविधा बताई। फणीश्वर ने शैलेंद्र को अपनी बात पर अड़े रहने की सलाह दी। अब फिल्म रिलीज होने वाली है, ये बात जब साहूकारों को पता चली, तब उन्होंने एक साथ शैलेंद्र को परेशान करना शुरू किया। ढेर सारे एफआईआर दर्ज हुए, मामला कोर्ट तक पहुंचा। दिल्ली में जब फिल्म की स्क्रीनिंग रखी गई, तब फिल्म क्रिटिक्स से अच्छी रिपोर्ट भी मिली। जो भी बना वो अच्छा बना है, इस विचार के साथ शैलेंद्र के चेहरे पर खुशी थी। उन्हें लग रहा था कि मुंबई समेत पूरे भारत में फिल्म प्रदर्शित होगी तो पूरा कर्जा चुका देंगे। एक दिन शंकर जयकिशन शैलेंद्र से मिलने आए। उन्होंने शैलेंद्र को समझाया कि फिल्में बनाना आपका काम नहीं है, आप गीत लिखिए। सिर्फ हम नहीं, दर्शक भी यही चाहते हैं। पर शैलेंद्र ने साफ शब्दों में जवाब दिया, मुझे बहुत से काम करने हैं, मैं गीत भी लिखूंगा और फिल्म भी बनाऊंगा। कहीं ना कहीं उन्हें अपनी दर्द भरी कहानी में सुकून की रोशनी दिख रही थी। पहले स्क्रीनिंग के बाद उन्होंने फणीश्वर नाथ रेणु को खत लिखा। उसमें उन्होंने उनके ऊपर लगाए हुए इल्जाम और कोर्ट कचहरी की बात लिखी थी। अच्छी रिपोर्ट आने के कारण उन्होंने दावा किया कि उनकी फिल्म पूरे भारत में अच्छा प्रदर्शन करेगी। हालांकि ये बात भी सच है कि दर्शक फिल्म को आधा अधूरा छोड़कर थिएटर छोड़ रहे थे। इस नकारात्मक बात को नजरअंदाज करके शैलेंद्र ने क्रिटिक्स की रिपोर्ट्स पर ज्यादा महत्व दिया होगा। पर इतना होने के बावजूद उन्हें धमकी भरे फोन कॉल्स आने बंद नहीं हुए थे। इस बात से तंग आकर उन्होंने अपने आप को रूम में बंद कर दिया। उन्होंने किसी से मिलना जुलना बंद कर दिया था। इन दिनों वे राज कपूर की जोकर फिल्म के गीत लिख रहे थे। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। इस बोल पर शैलेंद्र की कलम रुक गई। वे हद के पार सिगरेट और शराब पीने लगे। 13 दिसंबर 1966 के दिन शैलेंद्र की हालत कमजोर हो गई। बेचैनी के कारण उनका शरीर भी सूखे पत्ते की तरह बिस्तर पर पड़ा हुआ था। शैलेंद्र की बीवी ने तुरंत ही राज कपूर को कॉल करके शैलेंद्र की बिगड़ती हालत की जानकारी दी। राज कपूर के घर खुशी का माहौल था,
क्योंकि अगले दिन खुद राज कपूर का जन्मदिन था। बहुत सारे लोग उनसे मिलने आने लगे थे। खबर मिलते ही राज कपूर शैलेंद्र के घर पहुंचे। उन्होंने ही शैलेंद्र को हॉस्पिटल में एडमिट किया। धीरे धीरे बहुत सारे कलाकार हॉस्पिटल पहुंच गए। उनमें मुकेश भी थे। जब मुकेश हॉस्पिटल पहुंचे तब उन्होंने देखा कि 3-4 लोग शैलेंद्र को पकड़े हुए हैं। पहले नजर में ऐसा अनुमान लगाया गया कि शैलेंद्र की मानसिक स्थिति असामान्य हो चुकी है। एक पल में वे शांत होते तो दूसरे पल में बड़बड़ाने लगते थे। ये सब देखकर मुकेश को बहुत दुख हुआ। दूसरे कमरे में शैलेंद्र की बीवी बच्चे भी रो रहे थे। राज कपूर की बीवी शकुंतला के साथ बैठी हुई थी। रात के समय बहुत मुश्किल से शैलेंद्र को नींद लगी। तब सभी लोग अपने अपने घर लौट गए। 14 दिसंबर का दिन लग चुका था। सुबह से लेकर शाम तक का समय शैलेंद्र अपनी आखिरी सांस का इंतजार करते हुए बिताया। वे कभी सकारात्मक बातें करते तो कभी नकारात्मक। आसपास बैठे हुए लोगों को उनके भाव का पता चल नहीं रहा था। इस परिस्थिति में भी उन्हें राज कपूर का जन्मदिन याद था। वे राज कपूर से मिलने जाना चाहते थे, पर मुकेश और डॉक्टर ने उन्हें बिस्तर से उठने नहीं दिया। इसके बाद मुकेश, शंकर जयकिशन और बीवी बच्चों के सामने शैलेंद्र पर्दे के पीछे चले गए। दुनिया के रंगमंच में उनका खेल खत्म हो गया। शैलेंद्र के गुजर जाने के बाद राज कपूर हॉस्पिटल पहुंचे और शैलेंद्र की लाश से लिपटकर रोने लगे। तो मैं थी आपकी अनामिका। मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।